दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने नाम का अनाउंसमेंट सुनकर अचानक मेरी तंद्रा भंग हुई और मैं अपनी डबडबाई आंखों को पोंछता हुआ गेट नंबर 6 की तरफ भागा। मैं इतना चेतना शून्य कैसे हो गया था कि एयरपोर्ट पर घंटे भर से बैठे होने के बावजूद मुझे ना तो हवाई जहाज़ का डिपार्चर समय याद रहा और ना ही बार बार अपने नाम की पुकार सुनाई दी। हवाई जहाज़ में प्रवेश करके मैंने अपना बैग कैबिन में रखा, अपनी सीट पर बैठ गया और बेल्ट भी बांध ली। चूँकि मेरी विंडो सीट थी, इसीलिए आंखें बंद करके सबसे दूर होकर केवल अपने अंतर्मन से जूझना चाह रहा था, उन ख्यालों से जिनसे मन अशांत परेशान था कि तभी मोबाइल की घंटी बज उठी। गायत्री कॉलिंग। कल तक जिसका नाम देखकर दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाया करती थी और बातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता था, आज उसकी कॉल को रिसीव करने का दिल ही नहीं हुआ। मैंने उसे हवाई जहाज़ उड़ान भरने वाला है, मैं बाद में तुम्हें फ़ोन करूँगा, आई लव यू का मैसेज डालकर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। इस समय उसे बिना हर्ट किए अवॉइड करने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं था मेरे पास। ऐसा करने के कारण मेरा मन गायत्री के लिए अपराध बोध से घिर गया। आखिर इन सब में उस बेचारी का क्या कसूर है? मन की बोझिलता को कम करने की कोशिश में मैंने अपनी निगाह खिड़की से बाहर टिका दी। हवाई जहाज़ हवा में उड़ान भर चुका था और आसमां में रुई के जैसे सफ़ेद बादलों के झुंड के बीच उड़ रहा था। कुछ ऐसे ही बादल मेरे अंतर्मन में भी उमड़ घुमड़ कर रहे थे। मेरा व्यथित मन बार बार अतीत की ओर उड़ा जा रहा था। जहाज में बैठे बैठे मोहन सोच रहा था, अभी परसों ही मेरी गायत्री के साथ सगाई थी। सगाई की पूरी तैयारी हो चुकी थी, पर रस्म शुरू होने से पहले सभी विनीता के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। हमने विनीता को फ़ोन भी किया, लेकिन लगातार घंटी बजने के बाद भी उसके फ़ोन न उठाने से हम चिंतित हो उठे। तब मैंने उसकी रूममेट सुमन को फ़ोन किया तो उसने बताया कि विनीता को तेज बुखार है और वो सो रही है। ये सुनकर हम सभी घबरा गए। हमने जब वहाँ आने की बात कही तो विनीता ने सुमन से फ़ोन ले लिया और कहा, आप लोग परेशान ना हो, मैं सुमन के साथ डॉक्टर के पास जा रही हूँ। वहाँ से दवाई लेकर मैं सगाई के फंक्शन में पहुँच जाऊँगी। पर हम सभी इंतज़ार करते रहे और सगाई की सभी रस्में पूरी भी हो गईं, किंतु विनीता नहीं आई। हम सब के लिए ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था मेरी सगाई में विनीता नहीं आई। कल तक तो सगाई की सारी व्यवस्था में जी जान से माँ बाबा के साथ लगी थी, लेकिन आज सगाई के फंक्शन में मौजूद ना होना हम सभी के लिए ये बात अविश्वसनीय थी। इस बात से मेरा मन खटका हुआ था। इसीलिए दूसरे दिन सुबह होते ही मैं विनीता का हाल लेने के लिए उसके हॉस्टल चला गया। वहाँ उसे पूरी तरह स्वस्थ देखकर मैं अवाक रह गया। ये क्या विनीता, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, फिर कल सगाई में आई क्यों नहीं? क्या है ये सब? घर में माँ बाबा सभी परेशान हैं, क्या हुआ है? मैंने कोशिश की थी पर शरीर ने साथ नहीं दिया। मुझसे नज़रें चुराते हुए विनीता ने जवाब दिया। मैंने महसूस किया विनीता आज रोज़ से कुछ अलग रूप में थी। उसमें कल की विनीता जैसा कोई अंश नहीं था। जिसे मैं बचपन से जानता था, उसकी बहकी बहकी बातें मेरे गले नहीं उतर रही थी। मुझसे कोई गलती हुई है क्या विनीता? या फिर माँ ने कुछ कह दिया? क्यों नाराज हो? जानती हो माँ बाबा भी हैरत में हैं। उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी सगाई में तुम नहीं आई। मोहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इसके लिए। मैं अंकल आंटी से माफ़ी मांग लूँगी, पर आपसे विनती है कि उनको ये मत बताइएगा कि मेरी तबीयत खराब नहीं थी। विनीता, मैं उन्हें कुछ बताऊँ या नहीं बताऊँ, पर दुख तो तुमने उन्हें जानबूझकर ही पहुँचाया है ना। और जब ये जानबूझकर ही किया था तो कारण भी अवश्य बड़ा ही होगा। विनीता, आज मैं वो कारण जाने बिना नहीं जाने वाला। मोहन, अंकल आंटी को मैं मना लूँगी और अब आपकी शादी की हर रस्म पर एक दिन पहले से ही मौजूद रहूँगी, प्रॉमिस।
अब आप जाइए कहकर विनीता उठकर जाने को हुई तो न जाने मैंने उसकी कलाई कैसे पकड़ी और जो महसूस कर रहा था मेरे मुंह से निकल गया। विनीता, कहीं तुम मुझसे प्यार? प्रत्युत्तर में उसकी बड़ी बड़ी आंखें मेरे चेहरे पर चिपक गई थी। उन आंखों में तैरते सैलाब को देखकर मैं अंदर तक कांप सा गया। मैं इस स्थिति से खुद को संभाल पाता कि विनीता ने झटके से कलाई छुड़ाई और दौड़ती हुई वहां से चली गई। विनीता अपना हाथ छुड़ाकर दौड़कर वहां से चली जाती है। मैं जहां का तहां बैठा रह गया। तो क्या मेरे मन में उठा सक्का बवंडर सही था? क्या विनीता इसीलिए ही मेरी सगाई में शामिल नहीं हुई क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है और शायद मुझे किसी और का होते हुए नहीं देख सकती थी। ये मेरे लिए ज़बरदस्त झटका था, पर अगर वो मुझसे प्यार करती थी तो उसने आज तक इस बात का इजहार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं अभी तक बताया? मैंने गायत्री के साथ अपनी सगाई के बाद नई जिंदगी के रंगीन सपने सजाने शुरू ही किए थे कि विनीता के प्यार के इजहार से मैं एकदम लूटा हुआ महसूस करने लगा। और करता भी क्यों ना, आखिर मेरा भी तो पहला प्यार वही थी। ये बात अलग है कि विनीता की ही तरह मैंने भी ये बात अपने अंदर ही छिपा कर रखी थी। यही सब सोचते हुए न जाने कब आंखों से अश्क टपक रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला। आंसुओं पर तब ध्यान गया जब एयर होस्टेस ने आकर कहा, आप ठीक हैं सर, मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, और मुस्कुराते हुए मुझे पानी का ग्लास पकड़ा दिया। मैंने ग्लास से पानी पिया, रूमाल निकालकर अपना चेहरा साफ किया। अब क्या करूं? क्या गायत्री से सगाई तोड़ दूं और विनीता से शादी कर लूं? आखिरकार अब विनीता से उस दिन से मिलने के पश्चात ये तो जाहिर हो ही चुका था कि मेरा प्यार एक तरफा नहीं है। मुझे ये बात भले उसने मुंह से नहीं कही, पर आंखों से सब बयां कर दिया था कि विनीता भी मुझसे प्यार करती है। तो क्यों ना हम दूसरों के खातिर अपनी खुशियां कुर्बान करते रहे। दूसरा है कौन जिसके बारे में मैं ना सोचूं? गायत्री। गायत्री भी अब दूसरी कहाँ रह गई है? अब तो वो मेरी मंगेतर है, मेरी मनादशा से अनभिज्ञ। वो इस समय सतरंगी सपनों में डूबी होगी और बेसब्री से मेरे लैंड करने की सूचना के साथ साथ किसी रोमांटिक मैसेज का इंतजार कर रही होगी। उसके सपनों को चकनाचूर करना क्या ठीक होगा? और माँ बाबा का क्या? क्या मेरे ऐसा करने पर उनका सम्मान आहत नहीं होगा? क्या केवल अपने स्वार्थ के लिए माँ बाबा के उस विश्वास को तार तार कर दूं जो वो मुझ पर अगाध प्रेम और विश्वास रखते हैं? मेरा मन फिर अतीत की गहराइयों में लौट गया। मुझे याद आया वो बचपन का दौर जब मैं 8 में था। गर्मियों की दोपहर माँ बाबा के साथ चाचा जी के घर जा रहे थे। गाड़ी हमारे ड्राइवर दीनानाथ अंकल चला रहे थे। दीनानाथ अंकल सालों से, बल्कि ये कहूँ कि मेरे पैदा होने से पहले से घर में सदस्य की तरह थे। उस दिन उनकी बेटी, जो बहुत होनहार थी, अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी और स्कूल के सभी टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट थी। आज उनके स्कूल में एनुअल फंक्शन है और वो अनेक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही है। अंकल पापा को बता रहे थे कि वो अपनी बेटी को MBA कराना चाहते हैं ताकि वो किसी बड़ी कंपनी में किसी बड़े पद पर काम कर सके। दीनानाथ अंकल समय से अपनी बेटी के स्कूल पहुंच सके, इसीलिए पापा ने उनसे कहा, दीनानाथ तुम हमें ड्रॉप करके बिटिया के स्कूल चले जाना, हम टैक्सी करके वापस आ जाएंगे। दीनानाथ अंकल बहुत खुश हुए थे, पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। हमें पहुंचाकर लौटते समय दीनानाथ अंकल का एक्सीडेंट हो गया। बाबा को फ़ोन पर सूचना मिलते ही माँ बाबा तुरंत चाचा को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज़्यादा खून बहने और सर में चोट लगने के कारण दीनानाथ अंकल की जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। उनकी पत्नी पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी, ले देकर दीनानाथ अंकल के बूढ़े माता पिता, और अब वो 8 साल की मासूम छोटी बच्ची। अतः माँ बाबा को सबसे पहले उनकी अनाथ हो चुकी बेटी की चिंता हुई और बिना एक पल गवाए उनकी बेटी विनीता को उसके स्कूल से सीधा अपने घर ले आए। 8 साल की नन्ही सी विनीता कुछ समझ नहीं पा रही थी
कि ये सब क्या हो रहा है, ये लोग कौन हैं और उसे इस तरह यहाँ क्यों लाया गया है। माँ ने उसे तुरंत अपने सीने से चिपका रखा था और तब तक उसे साथ रखा जब तक दीनानाथ अंकल के माता पिता नहीं आ गए। अपने दादा दादी के आने पर विनीता दौड़कर दादा दादी से लिपट गई थी। वे लोग भी बेसुध असमंजस में जैसे सुध-बुध खो बैठे थे। माँ बाबा ने उन्हें संभाला और धैर्य बंधाया था। 2-3 दिनों के बाद वे लोग विनीता को अपने साथ लेकर गांव जाने की तैयारी करने लगे। तब बाबा ने उन्हें रोकते हुए कहा था, दीनानाथ चाहता था कि उसकी बेटी बड़ी होकर MBA करे और एक बड़ी ऑफिसर बने। अपनी मृत्यु के चंद घंटे पहले उसने हमें ये बात कही थी। अगर आप लोग विनीता को लेकर गांव चले जाएंगे तो उसकी इच्छा अधूरी रह जाएगी और वैसे भी गांव में विनीता की शिक्षा बाधित हो जाएगी। मेरी सलाह यही है आपसे कि आप लोगों को विनीता के भविष्य के खातिर यहीं रहना चाहिए और उसे पढ़ाना चाहिए। बाबा की बात सुनकर विनीता के दादा दादी के अनवरत बहते आंसुओं और उनकी गोद में चिपकी विनीता को देखकर मैं भी रो पड़ा था। दादा दादी ने रोते हुए कहा था, किसके सहारे रहेंगे हम इस अनजान शहर में। जो सहारा था हमारा वो तो बेसहारा छोड़कर चला गया। बहू पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी है, अब ऐसे में हम बूढ़े गांव छोड़कर इस मासूम के साथ शहर में कैसे रहेंगे। ना कोई जानता है, ना कोई रहने का ठिकाना है। ये सब कहते हुए दादाजी सुबह उठे। उनकी इस हालत पर मैं और माँ भी रोने लगे। तब बाबा ने विनम्रता से कहा था, काका जी, दीनानाथ हमारा ड्राइवर जरूर था, पर हमारे लिए, घर के लिए एक परिवार का सदस्य ही था। पिछले 17 सालों हमारी सेवा की है। मैं उसकी अंतिम इच्छा को सम्मान देते हुए चाहूँगा आप यहीं हमारे साथ रहें। आपकी रुकने विनीता की पढ़ाई के लिए हर संभव मदद करूँगा, आप निश्चिंत रहे। पापा ने गैरेज को खाली कराकर उसे वन रूप का रूप देकर सारी सुविधाएं मुहैया करा दी। दादाजी माली का काम और दादी माँ के कामों में हाथ बटाने लगी। घर के काम में मदद करने के एवज में बाबा उन्हें दीनानाथ अंकल वाली तनख्वाह देकर उनकी आमदनी बना दी। साथ ही विनीता का अच्छे स्कूल में एडमिशन भी। विनीता का स्कूल जाना शुरू हो गया। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। विनीता मुझसे हिल मिल गई थी। मैं जब भी उसे देखता तो मेरा बाल मन द्रवित हो उठता। उसके मम्मी पापा नहीं है ये सोचकर मैं किसी न किसी तरह उसकी मदद के बहाने ढूंढता रहता। माँ को अपनी पेंसिल कॉपी देकर कहता, मुझे पसंद नहीं है, किसी को दे दो। मुझे मालूम होता था माँ ये सब विनीता को ही देंगी। माँ के साथ जब कभी बाजार जाता तो अपने कपड़ों के साथ ही माँ को कहता, विनीता के लिए भी एक फ्रॉक ले लो। मैं एक के लिए कहता पर माँ उसके लिए और भी सामान ले लिया करती थी। घर आकर प्यार से उसे पहनाती सजाती और खुश हो जाती। विनीता भी मम्मी से घुल मिल गई थी। घर में कुछ भी खास बनता माँ विनीता को जरूर खाने को देती थी। बावजूद इसके मैं स्वयं अक्सर अपनी प्लेट लेकर उसके पास चला जाता और लॉन में बैठ उसके साथ ही खाता पीता था। समय बीत रहा था। विनीता घर की बहुत अहम सदस्य बन गई थी। माँ अब विनीता पर निर्भर हो गई थी। उसके बिना घर का कोई काम नहीं होता। बाबा भी बेटी की तरह उसे बहुत प्यार करते। घर में कोई भी खास मेहमान का आना हो तो माँ विनीता विनीता की रट लगा लेती। विनीता भी आप रहने दो माँ, मैं संभाल लूँगी कहकर हर काम सुघड़ता से पूरा कर देती। विनीता के काम और उसके व्यवहार से मेहमान भी तारीफ करते नहीं थकते। मोहन अभी भी अपने ख्यालों में गुम फ्लाइट में बैठा अतीत में गोते लगा रहा था। मुझे ठीक से याद नहीं कि शुरुआत कब हुई थी, पर विनीता के मासूम सौंदर्य के साथ साथ उसकी सहन शक्ति और समझदारी धीरे धीरे कब उसके आकर्षण में गुम हुआ पता ही नहीं चला। मुझे विनीता से बात करना, साथ बैठना अच्छा लगता। कई बार तो बिना वजह के भी उसका साथ पाने की लालसा, घंटों बैठ बातें करना मुझे सुकून देता था। यदि किसी कारण वो घर में नहीं आती, चाहे दादा दादी के कारण या फिर पढ़ाई के कारण, तो मैं बेचैन हो जाता, उसका इंतजार करता। फिर एहसास हुआ ये सब अनायास नहीं है, बल्कि मैं विनीता को प्यार करने लगा हूँ।
रातों में जागने लगा हूँ। बहुत कठिन दौर था मेरे लिए। एक तरफ मेरे ऊपर मेरी भावनाएं हावी हो रही थी, तो दूसरी तरफ इस बात का भी एहसास था कि मेरा ये कदम मेरे और विनीता की बदनामी का कारण बन सकता है। मेरे इस आचरण से पापा की वर्षों की तपस्या खंडित होगी। पर मैं स्वयं से जीत नहीं पा रहा था। विनीता दिन प्रतिदिन मेरे दिलो दिमाग पर छाती जा रही थी। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। स्थिति ये हो गई कि मैं विनीता से बातें करने के बहाने तलाशता। दुर्भाग्यवश विनीता का घर में आना जाना कम हो गया था। माँ ने बताया उसकी परीक्षाएं आ रही हैं, इसीलिए पापा ने हिदायत दी है कि उसे पढ़ने का समय दो घर के काम खुद करो, जब तक परीक्षा समाप्त नहीं होती। पर मैं उसे देखना चाहता था, मिलना चाहता था, बातें करना चाहता था, और इस कारण घंटों खिड़की पर बैठ जाता उसकी एक झलक पाने को। मैं बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा था। तभी मेरा सिलेक्शन IIM हैदराबाद में हो गया और मुझे MBA के लिए हैदराबाद जाना पड़ गया। यहाँ हैदराबाद आकर मैं पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया। विनीता को भुला तो नहीं, हाँ, स्थिति को स्वीकार करना सीख गया। MBA खत्म होते ही एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया और हैदराबाद से बेंगलोर चला गया। इधर विनीता का लक्ष्य भी निर्धारित ही था। ग्रेजुएशन के बाद उसने कैट की परीक्षाएं दी और बहुत अच्छे रैंक से उसे दिल्ली की अच्छी संस्था में प्रवेश मिल गया। बाबा बहुत खुश थे, उनकी मेहनत को सफल कर दिया था। बाबा स्वयं उसके गारंटर बने, आगे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन भी दिलवा दिया। वो भी MBA करने के लिए यूनिवर्सिटी के हॉस्टल चली गई। पिछले 2 साल में विनीता के हॉस्टल जाने के बाद से मैं उससे एक आध बार ही मिल सका। जब मुझे छुट्टियां मिलती तो वो हॉस्टल में, और जब उसे तो मैं अपनी नौकरी पर बेंगलोर में। इधर माँ ने मेरे लिए गायत्री का चुनाव कर लिया था। मेरी जॉब लगते ही माँ उसे बहू के रूप में स्वीकार कर चुकी थी और आतुर थी कि जल्दी शादी हो। शादी की बात सुनकर विनीता का ख्याल फिर मन में आया। भले ही मैंने अपनी भावनाओं को दबा लिया था, पर मन से नहीं निकाल सका था। हालांकि मन में बुरी भावनाएं नहीं थी। फिर नसीब मान मैंने गायत्री के लिए हाँ कह दी। आज जब वो सगाई में नहीं आई और मैं हॉस्टल उसकी तबीयत जानने के लिए गया और विनीता के मन की बात का एहसास हुआ, तो फिर इस दिन की याद आई जब हैदराबाद से वापस आया था कि नौकरी ज्वाइन करने से पहले घर चला जाऊं। मेरी माँ ने अचानक गायत्री के मम्मी पापा को घर बुला लिया और विनीता को कहा था कि मुझे गायत्री बेहद पसंद है और इसे मैंने मोहन के लिए चुन रखा है। तुम बताओ विनीता, तुम्हें कैसी लगी गायत्री? अच्छी रहेगी ना दोनों की जोड़ी? तब अचानक अभी आई माँ कहकर वो वहाँ से चली गई थी और काफ़ी देर बाद वापस आई थी। वापस आने पर मैंने महसूस किया था कि उसकी आंखें लाल क्यों थी। मुझे बेहद हैरान किया था विनीता ने। अपने संवेगों पर जबरदस्त नियंत्रण रखना कैसे सीखा इसने? काश उसने बस एक बार एहसास तो करा दिया होता मुझे, फिर मैं अपने दिल की रानी बनाकर रखता जीवन भर। बचपन का पल पल का साथ वो मुझे समझ गई थी और मैं उसे। तभी एक झटका लगा, शायद जहाज लैंड कर गया था। मैं भी यादों के गुबार से बाहर आ गया। कैबिन से अपना हैंडबैग निकाला और यंत्र चालित सा हवाई जहाज की सीढ़ियाँ उतर गया। मेरा दिमाग अभी भी अपना संतुलन नहीं कायम कर पाया था। विनीता के मुंह की जहार ने मेरे सुसुप्त प्यार को हवा दे दी थी। विनीता को तो शायद बचपन से खोने और सहन करने की आदत पड़ चुकी थी। पहले बेचारी की माँ, फिर पिता, किंतु मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल हो रहा था। विनीता को शायद अपने मम्मी पापा से एक गुड़िया तक खरीदने की जिद करने का मौका ही नहीं मिला था, पर मुझे तो मांगने से पहले हर चीज़ मिल जाती थी। पर अब बस मैं अब उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। अब अपनी ख्वाहिशों का गला नहीं घोटने दूंगा विनीता को। प्यार को तरसती उसकी खाली झोली को भरने के लिए मैं संघर्ष करूंगा। अब खुशियों के पल उसकी झोली में डालने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे उससे बात करनी ही होगी। 24 घंटे की जद्दोजहद के बाद ये निर्णय ले चुका था। अब चाहे जो भी करना पड़े, मैं शादी विनीता से ही करूँगा। मोहन विनीता के ख्यालों में डूबा था
और ख्यालों में ही उसके मुंह की जहार के बाद से परेशान हो उठा था और अंदर ही अंदर एक निर्णय के लिए अंतर्द्वंद कर रहा था। जहाज लैंड कर चुका था और ख्यालों में जूझता हुआ वो एयरपोर्ट अराइवल से बाहर आकर टैक्सी में बैठता है तो ख्याल आता है, अरे यार मोबाइल तो अभी तक फ्लाइट मोड पर है। वो अपना मोबाइल निकालता है और उसे ऑन करता है। साथ ही बुदबुदाता है, विनीता को अब अपनी सच्चाई बताकर उसे अपनी जीवन संगिनी बनाने का निर्णय सुना दूंगा। मोबाइल ऑन होते ही कतार में पेंडिंग पड़े ढेर सारे मैसेज एक एक करके उसकी स्क्रीन पर चमकने लगे। सबको अनदेखा करते हुए मैं मन ही मन विनीता को कहने वाले शब्दों की तलाश कर ही रहा था कि सामने गायत्री का मैसेज दिख गया। अपने लिए गायत्री का मैसेज देख मुझे आश्चर्य हुआ और मैं उसे पढ़ने से खुद को रोक नहीं सका। गायत्री ने लिखा था, मोहन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन आपको कसम है कि विनीता को आप कुछ भी नहीं बताएंगे कि मैंने आपको कुछ बताया है। मेरे अंदर हलचल मच गई, आगे पढ़ने लगा। मैं आपको ये सच्चाई सिर्फ इसीलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मैंने आपके लिए विनीता के प्यार को शिद्दत से महसूस किया है और उसे तिल तिल कर मरते हुए भी देखा है। विनीता ने मुझे बताया था कि वो होश संभालने के बाद से आपको बहुत पसंद करती थी, पर जब उसे ये एहसास हुआ कि आप भी उसे पसंद करते हो तो वो घबरा गई। उसे अपने आप पर तो भरोसा था किंतु आप पर नहीं, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि आपको अपनी पसंद की चीज़ पाने की आदत है। चूँकि माँ बाबा की इकलौती लाडली संतान हो आप और फिर आपके मन में प्यार पनपा है तो उसे पा लेना आपका मकसद बन जाता है, जो विनीता नहीं चाहती थी। इससे माँ बाबा के किए एहसानों पर पानी फिर जाएगा। वो क्या सोचेंगे, यही ना कि एक ड्राइवर की अनाथ बेटी ने, जिसे हमने शरण दी, पाला पोसा पढ़ाया लिखवाया, वो उनके बेटे को प्रेम जाल में फंसाकर इस घर की बहू बनने के सपने सजाने लगी। नहीं नहीं, मोहन को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। इसी वजह से वो आपसे दूर दूर रहने लगी थी। आपको खुद से दूर करने के प्रयास में तिल तिल मरी है और उसे सुकून इस बात का है कि अपनी तरफ उंगली उठाने का मौका किसी को नहीं दिया। उसके लिए अपनी खुशी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी आपकी और आपके परिवार की खुशी। आपकी सगाई वाले दिन वो बहुत ही बेचैन थी, बहुत ज़्यादा रोई भी थी, पर अब उसने अपने आप को संभाल लिया है। इस समय वो आपके घर पर ही है। कह रही थी माँ बाबा से सगाई में ना आ पाने की माफ़ी मांगेगी। उसको इस बात का भी दुख है कि सगाई वाले दिन माँ को बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि माँ ने बहुत से काम उसके भरोसे छोड़ रखे थे। मोहन, विनीता ने जो त्याग और दुख कष्ट झेले हैं वो किसी भी लड़की के लिए इतना आसान नहीं है। उसे जो करना था वो कर चुकी है, अब आपकी बारी है। आपको उसके त्याग का सम्मान करना चाहिए। उसने बचपन से खोया ही खोया है। उसके पास कोई संपत्ति है तो वो उसका आत्मसम्मान। उसकी इस धरोहर पर आँच मत आने दीजिएगा। मेरी आपसे यही विनती है। मैं अपना देख लूँगी, मेरी तरफ से आपको पूरी स्वतंत्रता है। गायत्री का मैसेज पढ़कर मैं फिर से बौखला सा गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेचैन और अशांत मन के अंदर का झंझावत कभी खत्म नहीं होंगे। मैंने एक लंबी सांस ली और सर सीट पर टिका दिया। आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी और बहते हुए आंसुओं को रोकने की कोशिश नहीं की, बहने दिया। बेबस आंसुओं को जी भरकर रोना चाहता था। मैं अपना निर्णय बदल रहा था। मैंने तय कर लिया था कि विनीता की भावना का सम्मान करूंगा। उसको ठेस ना पहुंचे ऐसे ही किसी कदम को उठाने की मैं सोच भी नहीं सकता था। सब कुछ खोकर कैसे खुश रहा जा सकता है, विनीता से ही सीख लूँगा। अपने गंतव्य पर पहुंचकर मैंने खुद को फ्रेश किया, एक कप चाय पी और बाबा को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा तूने तो मेरा दिल भी हल्का कर दिया। माँ से बात की क्या तुमने? नहीं बाबा, अभी नहीं। पहले आपसे अभी विनीता को कुछ भी नहीं बताया। मैं ही उसे ये सरप्राइज़ दूंगा। बाबा धीरे से मुस्कुरा दिए। तभी मोहन की माँ ने कमरे में प्रवेश किया। मोहन के बाबा को मुस्कुराते देख बोली, क्या बात है, अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हैं? दोनों पति पत्नी की ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए बाबा ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। वो एकदम से बोली, ये बात पहले क्यों नहीं बताई, और फिर दीनानाथ भैया का हर सपना पूरा होगा। वो एकदम से विनीता को पुकारती
उससे पहले बाबा ने चुप करा दिया कि नहीं, मोहन खुद उसे ये तोहफा देना चाहता है। माँ खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाई कि विनीता दोनों के लिए चाय लेकर आई, इस बात से अनजान कि माँ बाबा को सब कुछ मालूम हो चुका था। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ बाबा, आप ही बताइए। पर माँ ने उसे अपने आंचल में भींच लिया था। विनीता भौचक्की कुछ समझ ही नहीं पाई। पूरे 1 महीने बाद आज मोहन घर आ रहा था। घर में स्वागत जैसी तैयारी थी। माँ ने विनीता को कहा कि आज साड़ी पहनने उसे थोड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन वो माँ की बात टाल नहीं सकती थी। गायत्री के परिवार से भी सभी आ चुके थे। गायत्री मोहन को लेकर आने ही वाली थी, तभी बड़े ड्राइंग हॉल में बैठे थे। विनीता बिल्कुल सिंपल आसमानी साड़ी में गजब की सुंदर लग रही थी। वो बाबा के पास ही बैठ गई। कुछ ही देर में मोहन गायत्री भी आ गए। कुछ औपचारिक बातों के बाद बाबा ने घोषणा करी, आप सब लोग ध्यान दें, आज मोहन मेरी बहू को डायमंड की रिंग पहनाएगा। विनीता खुश थी कि गायत्री कितनी भाग्यशाली है। तभी मोहन ने विनीता का हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगली में वो अंगूठी पहना दी। सभी तालियां बजा रहे थे। विनीता दोनों हथेलियों में मुंह छिपाकर बाबा के सीने से चिपक गई और सुबक उठी। उसे सब कुछ समझ आ चुका था। उसने माँ बाबा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और अपने दादा दादी से लिपट कर रो पड़ी। दादी बाबा की आंखों में खुशी के आंसू निकल रहे थे। फिर मोहन ने उसे उठाया, बस इतना ही कह सका, पगली। दोनों सभी के सामने एक दूसरे से चिपट गए। आखिर विनीता और मोहन का सपना पूरा हुआ। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।